बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी आईएसएसबी की तैयारी पूरी मेहनत और लगन के साथ कर रहे होंगे। हमारी आज की ये वीडियो ये पाकिस्तान नेवी से मुतल्लिक़ है। पाकिस्तान नेवी ने अपना अगला जो कोर्स है PNCT 25 ब्रावो उसका अनाउंस कर दिया है। उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन है 23 मार्च 2025 तक। पाकिस्तान नेवी ने ये वाली जो अभी रजिस्ट्रेशन खोली है 25 ब्रावो के लिए, ये थोड़ा सा वक्त से पहले है। उसकी बुनियादी रीज़न ये है, एक तो अभी जॉइंट ट्रेनिंग चल रही है आर्मी के साथ। PMA और PNA अभी एक ही जो फ़र्स्ट टर्म होगी वो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी स्कूल में ही फ़र्स्ट टर्म की ट्रेनिंग होगी। तो जो पिछला पेज था कोर्स वो ऑलरेडी PMA में फ़र्स्ट टर्म की ट्रेनिंग हासिल कर रहा है। उसके बाद फिर सेकेंड टर्म ऑनवर्ड वो पाकिस्तान जो नेवल एकेडमी है कराची में वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो एक तो इस वजह से कि पाकिस्तान आर्मी की जो फ़र्स्ट टर्म थी वो जल्दी शुरू हो जाती थी, पाकिस्तान नेवी की जो फ़र्स्ट टर्म थी वो लेट शुरू होती थी, तकरीबन 2 महीने का गैप था। तो इस लिहाज से पाकिस्तान नेवी ने अपनी जो है अनाउंसमेंट जो थी वो थोड़ा सा अर्ली कर ली। तो आर्मी थोड़ा सा पीछे हो गई, उन्होंने फ़र्स्ट टर्म थोड़ा सा पीछे कर दिया है। पहले अक्टूबर में जाते थे, अभी नवंबर दिसंबर में जाते हैं। और नेवी के जो कैडेट्स थे वो ट्रेनिंग के लिए जनवरी में जाते थे, अब वो दिसंबर में जाएंगे। तो इस लिहाज से एक तो ये रीज़न है। दूसरी रीज़न ये थी कि नेवी का मसला आ रहा था कैंडिडेट्स का। एक तो है कि जितने भी कैंडिडेट्स होते थे वो आर्मी और एयरफोर्स में चले जाते थे। नेवी की जो रजिस्ट्रेशन होती थी वो बाद में होती थी या एन एग्ज़ाम के दौरान होती थी, जिसकी वजह से कैंडिडेट जो है ना वो इनिशियल टेस्ट नहीं दे पाते थे क्योंकि उनके FAC के फ़ाइनल एग्ज़ाम हो रहे होते। तो ये कुछ मसाइल थे जिसको मद्देनज़र रखते हुए नेवी ने इस कोर्स PNCT 25 ब्रावो थोड़ा सा जल्दी अनाउंस कर दिया। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कैंडिडेट्स के लिए कि अब वो PN कैडेट की जो टर्म है 25 ब्रावो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं एडवांस में। तो प्री रिक्विज़िट पे बात करते हैं कि प्री रिक्विज़िट नेवी की क्या है। एज 16.5 से 21 साल सिविलियन कैंडिडेट्स के लिए, और ये काउंट होगा 15 नवंबर 2025 तक। अगर जिसकी रेंज एज की रेंज ये है तो वो अप्लाई कर सकता है। जो सर्विस कैंडिडेट्स हैं आर्म फोर्सेस यूनिफॉर्म वाले, जिस तरह आर्मी नेवी एयरफोर्स वाले हैं सर्विस कैंडिडेट, उनकी एज 17 ईयर्स से लेकर 23 ईयर्स तक है। और वो भी जो काउंट होगा एज वो 15 नवंबर 2025 की डेट तक होगा। कि मतलब अगर 15 नवंबर 2025 तक की इनकी ये वाली एज होगी, क्राइटेरिया पर पूरा उतरेगा तो फिर वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, नेवी में कोई एज का रिलैक्सेशन नहीं है आर्मी के मुकाबले में। आर्मी जो है 3 महीने तक रिलैक्सेशन दे देती है, लेकिन नेवी ऑलरेडी थोड़ा सा उन्होंने जो एज लिमिट है वो ऑलरेडी घटाया हुआ है। 16.5 साल से वो ले रहे हैं, आर्मी 17 ईयर से ले रही है। जो मैरिटल स्टेटस है, जेंडर है, सिविलियन कैंडिडेट अनमेरिड होने चाहिए, सर्विस कैंडिडेट मैरिड और अनमेरिड दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और जो PNCT 25 ब्रावो है ये सिर्फ मेल के लिए है, फीमेल के लिए नहीं है। हाइट और वेट, मिनिमम हाइट 5 फीट और 4 इंचज़ है, जो कि सेंटीमीटर में 162.5 सेंटीमीटर बनता है। और जो बॉडी मास इंडेक्स है वो BMI के स्टैंडर्ड के मुताबिक होगा। एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है? एजुकेशन की जो है मैट्रिक एंड FAC या A लेवल विद फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, फ़िज़िक्स, मैथ और केमिस्ट्री। ये बुनियादी सब्जेक्ट्स हैं। केमिस्ट्री की जगह अगर किसी ने कंप्यूटर साइंस पढ़ी हुई तो वो भी एलिजिबल है, या स्टेट पढ़ा हुआ है तो वो भी एलिजिबल है। मतलब मैंडेटरी सब्जेक्ट हैं फ़िज़िक्स और मैथ नेवी के लिए। बाकी केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस और स्टेट जो है उन्होंने मैट्रिक और FAC या A और O लेवल में इनमें से कोई सब्जेक्ट पढ़ा हो तो वो एलिजिबल है। जो O लेवल A लेवल वाले कैंडिडेट्स है वो सबमिट करेंगे एक्विवेलेंस सर्टिफिकेट, जो कि IBCC ने इशू किया हो। और FAC प्री मेडिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि उन्होंने एडिशनल मैथ क्लियर किया हो FAC में या A लेवल में। 15 अगस्त 2025 से जिन्होंने एडिशनल मैथ क्लियर कर लिया
15 अगस्त 2025 तक। तो वो प्री मेडिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ प्री मेडिकल वाले एलिजिबल नहीं होते। तो ये मैथ की वजह से उन्होंने अगर मैथ का सब्जेक्ट उसको ऐड कर दिया एडिशनल मैथ, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। होप सर्टिफिकेट पे भी अप्लाई कर सकते हैं वो कैंडिडेट जिन्होंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग पार्ट 2 में कम से कम 65% नंबर, पार्ट 1 में कम से कम 65% मार्क्स लिए हुए हैं और करंटली वो पार्ट 2 में है, तो वो होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई कर सकते हैं। और होप सर्टिफिकेट जो है वो हेड ऑफ़ जो इंस्टीट्यूट है जिस भी कॉलेज से वो एफएससी कर रहे हैं उसी का ही होना चाहिए। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि वो सेकेंड ईयर में हो, एग्ज़ाम दे रहे हों या देने वाले हों। ऐसा ना हो कि फ़र्स्ट ईयर जैसे ख़त्म हो गया तो अप्लाई होगा, तो या तो आपने दिया हो सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम या देने वाले हो करीब तरीन हो, तो उस सूरत में आपका होप सर्टिफिकेट एक्सेप्ट होगा। इसके साथ ही जो कंडीशन है कि आपने एफएससी या एचएसएससी या इक्विवेलेंट एग्ज़ाम सर्टिफिकेट का आपने कंप्लीशन सर्टिफिकेट देना है। 15 अगस्त 2025 से पहले आपके जो एफएससी के जो आपने होप सर्टिफिकेट जमा कराया है उसमें आपने ये भी लिखना है कि मैं जो है ना एफएससी एचएसएससी जो भी एग्ज़ाम है वो 15 अगस्त से पहले वो आपका क्लियर होगा। अदरवाइज़ आप फिर फाइनल मेरिट में कंसिडर नहीं होंगे। अगर 15 अगस्त 2025 तक आपने एफएससी का कंप्लीट रिज़ल्ट पूरा रिज़ल्ट जमा नहीं कराया तो फिर आप कंसिडर नहीं होंगे। अगर कोई होप सर्टिफिकेट पे है और उसने सेकेंड ईयर मिला के ओवरऑल 60% से कम नंबर लिए हैं एफएससी में या इक्विवेलेंट जो भी ए लेवल है, तो फिर वो डिस्क्वालीफाई कंसिडर होगा। अब अगर इस दौरान वो ट्रेनिंग पे भी गया हुआ है तो उसकी ट्रेनिंग से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। मतलब होप सर्टिफिकेट के लिए कंडीशन ये है कि मिनिमम आपने ओवरऑल फिर 60% नंबर लेने हैं, अदरवाइज पर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इनएलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है? 2 मरतबा रिजेक्टेड या नॉट रिकमेंडेड बाई ISSB, वो अप्लाई नहीं कर सकता। विड्रॉन, डिस्चार्ज, रिज़ाइन फ्रॉम एनी एकेडमी, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आर्म फोर्सेस ऑन एनी ग्राउंड, या निकाला गया हो बॉन्डेड आर्म फोर्सेस कॉलेज से, इंस्टीट्यूशन से, डिसिप्लिन ग्राउंड की वजह से, या फिर सर्विस में किसी भी आर्म फोर्सेस में हो उसको डिसमिस किया गया हो, रिमूव किया गया हो, डिबार पाबंदी लगाई गई हो किसी भी गवर्नमेंट जॉब से, तो वो इसमें गवर्नमेंट जॉब भी शामिल है, ना सिर्फ आर्म फोर्सेस की जॉब शामिल है बल्कि आम जो गवर्नमेंट के जॉब्स होते हैं उसमें भी अगर किसी पर पाबंदी लगाई हो हुकूमत ने किसी वजह से तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकता। इसी तरह अगर अदालत में कोई कन्विक्टेड मुजरम हो तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकता। जो बड़े ऑफेंसेस हैं, हीनियस ऑफेंसेस उसको कहते हैं, तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकता। नेक्स्ट ये है कि अगर अपील मेडिकल बोर्ड ने किसी को परमानेंट डिक्लेयर किया अनफिट, वो भी अप्लाई नहीं कर सकता, या किसी भी आर्म फोर्सेस हॉस्पिटल से वो अनफिट डिक्लेयर वो भी नहीं कर सकता, बशर्त ये कि AMB ने उसको क्लियर ना किया हो। इसी तरह डिक्लेयर मेडिकल फिट ड्यू टू हेपेटाइटिस B एंड C, हेपेटाइटिस B एंड C की वजह से कोई अनफिट डिक्लेयर हो गया हो तो वो भी इनएलिजिबल है, वो अप्लाई नहीं कर सकता। और इस केस में हेपेटाइटिस B और C की सूरत में अपील मेडिकल बोर्ड भी नहीं हो सकता। डिप्लोमा होल्डर्स जो हैं वो अलाउड नहीं है, वो अप्लाई नहीं कर सकते। और टेम्परिंग ऑफ एकेडमिक सर्टिफिकेट, फोर्जरी, कंसीलमेंट to get undue advantage will render the applicant for permanent ineligibility। टेम्परिंग किसी ने की हो, अपने सर्टिफिकेट पर रद्द-बदल किया हो या गलत चीज़ जमा कराई हो, फॉर्जरी की हो, धोखाधड़ी, तो वो परमानेंट इनएलिजिबल हो जाएगा तीनों सर्विसेज के लिए, तो इसका ख्याल रखना है। इसके अलावा अगर ISSB ऑलरेडी उसकी हो गई हो और विद इन 4 मंथ्स 120 दिनों के अंदर अंदर वो 120 दिनों से ज़्यादा गैप ना हो प्रीवियस पीरियड्स एट ISSB, तो फिर वो भी इनएलिजिबल है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि अगर कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने उसको अप्रूवल दिया हो, उसको वेवर दी हो, तो फिर वो अप्लाई कर सकता है। नॉर्मली अगर किसी ने ऑलरेडी ISSB दी हुई है, उसके अभी 4 महीने नहीं गुजरे, तो फिर वो अप्लाई नहीं कर सकता। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या प्रिलिमिनरी है? तो कैंडिडेट रजिस्टर करेंगे इस गिवन वेबसाइट के ऊपर जो कि www.joinparknavy.gov.pk है। इस पर आप जाएंगे और अपने आप को रजिस्टर करेंगे।
नेवी की सूरत में सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, और मैनुअल तरीके से अगर आप करेंगे तो उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही करनी है। और जो रजिस्ट्रेशन का टाइम पीरियड है 9 से लेकर 23 मार्च तक है, आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। इंट्रेंस टेस्ट जो है उसकी जो ना नेवी ने डेट्स दे दी है 18 और 20 मार्च, ये है एक पीरियड है। 18 से 20 मार्च तक का एक स्लॉट है। अगली स्लॉट जो है 25 से 26 मार्च 2025 की स्लॉट है। तो आप जब अपने आप को रजिस्टर करा लेंगे तो अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक आप देखें कि 18 से 20 वाले में आप दे सकते हैं, या 25 से 26 मार्च वाला जो है स्लॉट है उसमें आप एंट्रेंस टेस्ट जो है रिटर्न टेस्ट वो दे सकते हैं। तो ये आपने सेलेक्ट करना है। अच्छा, नेवी ने के वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे तो वहाँ पे सिंपल ई टेस्टिंग का एक ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप वहाँ पे अपने आप को चेक कर सकते हैं। आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और इसको कैसे करना है। तो ये नेवी ने अच्छा किया है कि कैंडिडेट को समझाने के लिए एक सिंपल ई टेस्ट वहाँ पे अवेलेबल है, तो हर कोई उस पर ट्राई कर सकता है। अच्छा, होगा टेस्ट में क्या होगा, ये कंप्यूटर बेस्ड ही होगा, ई टेस्टिंग होगी और सब्जेक्ट ये होंगे। पहला एक इंटेलिजेंस टेस्ट होगा और उसके बाद एकेडमिक टेस्ट में आपके इंग्लिश, मैथ, फिज़िक्स और जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। यही एफएससी और मैट्रिक लेवल के मुताबिक ही होंगे। उसके बाद जब टेस्ट हो जाएगा तो शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगी, सिर्फ 5 जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने रिटर्न वगैरह पास किया है और बाकी फॉर्मेलिटीज़ उनकी पूरी है, तो फिर उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा ओपन मेरिट पे। और सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो होंगे उनको फिर मेडिकल के लिए, इंटरव्यू के लिए और फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए रिस्पेक्टिव रिक्रूटमेंट सेंटर में बुलाया जाएगा। फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट जो नेवी का है उसमें ये 4 चीज़ें हैं। 1 माइल है, 1.6 किलोमीटर रनिंग है 8 मिनट में। पुशअप्स है 15 रिपीटिशन अपने 2 मिनट में करना है। इस तरह सेटअप्स हैं 15 रिपीटिशंस हैं 2 मिनट में करना है। चिनअप्स हैं 3 रिपीटिशंस आपने 2 मिनट में करना है। तो ये 4 टेस्ट हैं। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट कुछ ऑलरेडी जो वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, आपने उसको गौर से देखना है। उसमें ये है पॉइंट कि आपने CNIC नादरा का जो इशूड CNIC है, अगर आप 18 साल से ज़्यादा कहें तो जो रेगुलर CNIC है वो ओरिजिनल चाहिए होगा वहाँ पे। लेकिन अगर आप 18 ईयर से कम है तो जुवेनाइल कार्ड होता है, बिलो अंडर 18 ईयर एज नादरा इशू करता है, आपने वो लेके जाना है। कोई भी कैंडिडेट बग़ैर नादरा के आइडेंटिटी कार्ड, उसकी कलर फ़ोटोकॉपी के अलावा, अच्छा फ़ोटोकॉपी और कलर फ़ोटोकॉपी उसकी एक्सेप्टेबल नहीं है। आपने ओरिजिनल आईडी कार्ड, वो जुवेनाइल कार्ड है या रेगुलर CNIC है, आपने वो लेके जाना है। फॉर्म बे वगैरह पे भी आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। तो अगर किसी ने जुवेनाइल कार्ड नहीं बनाया तो वो बना दे। इसके अलावा जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है ऑनलाइन, तो उसमें आपकी जो पिक्चर होगी वो क्लियर होनी चाहिए, जिस तरह तस्वीर में गिवन है, ब्लर नहीं होना चाहिए। तो आप क्लियर जो है ना पिक्चर्स जो ना हो अपलोड करें, अदरवाइज़ वो फिर एक्सेप्ट नहीं होगा। इसी तरह कलर्ड प्रिंट आउट ऑफ रजिस्ट्रेशन स्लिप फॉर एंट्रेंस टेस्ट एंड सेम ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन स्लिप स्टैम्प्ड आफ्टर एंट्रेंस टेस्ट फॉर फर्दर रिक्रूटमेंट फॉर्मेलिटीज़। आपने इसकी जो है ना कलर फ़ोटोकॉपी निकालनी है या प्रिंट निकालना है, या आपका जो रजिस्ट्रेशन स्लिप होगा और ओरिजिनल भी साथ लेके जाना है जिसको स्टैम्प किया जाएगा। अगर किसी के पास ओरिजिनल स्टैम्प्ड रजिस्ट्रेशन स्लिप नहीं है, गुम हो गई है, तो फिर आप इनएलिजिबल कंसिडर होंगे, तो फिर आपको टेस्ट के लिए नहीं बिठाया जाएगा। एक नोटिस भी ये उर्दू में दिया है कि पाकिस्तानी में भर्ती सिलेक्शन खालिसतन मेरिट की बुनियाद पर की जाती है। अगर किसी उम्मीदवार या वालिदैन को किसी शख्स की तरफ से स्कैम कॉल के ज़रिए रिश्वत के लिए उकसाया गया हो और ब्लैकमेल किया गया हो तो बराह करम जवाब ना दें और पाकिस्तान नेवी की वेबसाइट पर दिए गए पाकिस्तान नेवी की भर्ती मराकज़ के ईमेल और रब्ता नंबर से फौरी तौर पर तस्दीक करें। याद रहे, पाकिस्तान नेवी का अमला सिर्फ पाकिस्तान नेवी की वेबसाइट पर दिए गए नंबरों के ज़रिए रब्ता करता है। मज़ीद बरा इतला दी जाती है कि भर्ती के अमल में जालसाजी, धोखाधड़ी करने वाले उम्मीदवारान के ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये किसी कैंडिडेट ने कोई इस तरह काम किया होगा तो इसलिए वो नोटिस सबके लिए दिया।
एक और भी वार्निंग है, सोशल मीडिया फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम वगैरह पर आप रजिस्ट्रेशन से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक रिक्रूटमेंट की चीज़ें आप शेयर नहीं कर सकते, मना है। अगर कोई पकड़ा जाता है तो फिर उसको आर्जी तौर पे या मुस्तकिल तौर पे नाअहल किया जा सकता है, तो इसका भी ख्याल रखना है। प्रिलिमिनरी मेडिकल और इंटरव्यू कब होता है? प्रिलिमिनरी जो इंटरव्यू है वो आपका जो रिक्रूटमेंट सेंटर है उसी में ही होगा, और ये जब आप इनिशियल रिटन टेस्ट और इंटेलिजेंस टेस्ट एकेडमिक टेस्ट का कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आपको एसएमएस के ज़रिए टाइम और डेट बता दी जाएगी कि आपकी जो इंटरव्यू है, इनिशियल इंटरव्यू, वो उसके लिए आप आ जाएँ, वो एसएमएस के थ्रू आपको मिल जाएगा। रिज़ल्ट भी अमूमन एसएमएस के ज़रिए आपको मिल जाता है। ये एक एडवाइस है कि मेडिकल के लिए जाने से पहले आपने अपने कानों को साफ़ करना है, दांतों को साफ़ करना है, तो वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर, जो मंजन डॉक्टर होते हैं उनके पास नहीं जाना, जो वैसे होते हैं जो प्रॉपर डॉक्टर होते हैं उनसे आप कान की सफाई कराएं और दांतों की सफाई कराएं स्पेशलिस्ट डॉक्टर से, ताकि बाद में मसला ना हो। उसके बाद फिर आईसीबी की जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सिर्फ उन कैंडिडेट्स को इशू की जाएंगी जो कि जिनका प्रिलिमिनरी मेडिकल इंटरव्यू और फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट क्लियर हो, तो फिर आपको आईसीएसबी के एप्लीकेशन फॉर्म आपको दे दिए जाएंगे। आईसीएसबी के टेस्ट के लिए सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को ही बुलाया जाएगा जिनकी इनिशियल फॉर्मेलिटीज़ जो है ना कंप्लीट हो, पूरे हों, तो फिर आपको आईसीएसबी के टेस्ट इंटरव्यू के लिए मेरिट और एलिजिबिलिटी की बुनियाद पे बुलाया जाएगा। और कैंडिडेट को ये भी नसीहत की जाती है कि वो अपने आप को पाकिस्तान नेवी से रिलेटेड मालूमात हासिल करनी है, और इंटरनेशनल करंट अफेयर जो चल रहे हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, अपने आप को उसके साथ अब्रेस्ट करना है। तो करंट अफेयर्स हो गए, जनरल नॉलेज हो गया, नेवी से मुतालिक जो नॉलेज है नेसेसरी, वो आपको आना चाहिए। ये सवालात आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। मेडिकल बोर्ड एग्ज़ाम जब आपके एसएसबी क्लियर हो जाएगी, आप रिकमेंड हो जाएंगे, उसके बाद फिर आपका मुकम्मल जो मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होगा वो होगा या तो पीने शिफा कराची में है या फिर किसी भी अतराई सीएमएच से, वो आपको बता दिया जाएगा। और जो कैंडिडेट मेडिकली अनफिट हो जाते हैं इस मेडिकल एग्ज़ामिनेशन में तो वो कैंडिडेट अपील मेडिकल बोर्ड की रिक्वेस्ट दे सकते हैं। फाइनल सिलेक्शन जो होगी वो नेवल हेडक्वार्टर ही करता है और ऑर्डर ऑफ मेरिट पे करता है। सारे डॉक्यूमेंट जो आपने जमा कराए हैं उसकी स्क्रूटिनी होगी, जो आपने होप सर्टिफिकेट वगैरह या दूसरे सर्टिफिकेट जमा कराए सबकी जो है ना स्क्रूटिनी होगी। और जब आपकी प्री इंडक्शन फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होंगी तो फिर आपको सेलेक्ट किया जाएगा फाइनली। और सेलेक्टेड कैंडिडेट जो होंगे उनको ज्वाइनिंग लेटर ऑफ पीएन ट्रेनिंग नेवल हेडक्वार्टर के थ्रू मिल जाएगा। अभी चूँकि ज्वाइन शुरू हो गई है फर्स्ट टर्म, तो जो रिपोर्टिंग होगी वो आपकी पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में ही होगी फर्स्ट टर्म के लिए। तो नेवी का प्रोस्पेक्ट्स क्या है और आपको क्यों नेवी के लिए अप्लाई करना चाहिए, तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रांचेस की। तो नेवी में ही 4 बुनियादी ब्रांचेस हैं। ऑपरेशन ब्रांच है, मेरीन इंजीनियरिंग ब्रांच है, वेपन इंजीनियरिंग ब्रांच है और सप्लाई ब्रांच। तो ट्रेनिंग के दौरान एक तो एकेडमिक की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद भी आपकी फर्दर एकेडमिक ट्रेनिंग होती है। तो आपको बीएस की डिग्री मिलती है। जिस ऑपरेशन ब्रांच को बीएस मेरी टाइम साइंसेस की डिग्री मिलती है। जो मेरीन इंजीनियरिंग ब्रांच होती है उन बी मैकेनिकल कराया जाता है। वेपन इंजीनियरिंग ब्रांच जो है उनको बीई मैकेनिकल उनको भी कराया जाता है। इलेक्ट्रिकल कराया जाता है, ये यहाँ पे मिस्टेक है, बी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वेपन वालों को। सप्लाई ब्रांच जो है वो बीएस सप्लाई चेन मैनेजमेंट कराया जाता है। और ये सारे जितने भी बीएस हैं वेपन इंजीनियरिंग का, जैसा मैंने क्लियर किया कि उनको बी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कराई जाती है, मैकेनिकल नहीं। ये सारे जो डिग्रीज़ हैं ये नस से कराई जाती हैं, जो कि पाकिस्तान की एक सबको पता है एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। कराची में जो पीएनईसी है, पाकिस्तान नेवी इंजीनियरिंग कॉलेज है, और वो कैंपस है नस्ट का वहाँ पे कराची में। तो वहीं पे आपको ये सारी डिग्रीज़ कराई जाती हैं रेगुलर स्टूडेंट्स की तरह।
तो बाकी जो है पाकिस्तान नेवी जो है ये सबसे ज़्यादा अंडररेटेड फोर्स है इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन या इंडक्शन। अमूमन कैंडिडेट जो है नेवी के लिए अप्लाई नहीं करते हैं। प्रोबेबली रीज़न ये है कि कराची में ज़्यादातर होते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान नेवी जो है एक्सपोजर के लिहाज से उनको मैक्सिमम इंटरनेशनल एक्सपोजर होता है एज़ कम्पेयर टू अदर सर्विसेज। इनकी एकेडमिक्स और एजुकेशन भी बहुत अच्छी होती है। हर अफसर के पास प्रोफेशनल डिग्रीज़ होती है, एकेडमिक भी और अदरवाइज़ भी, और सारे हाईली एजुकेटेड होते हैं। और नेवी का जो ज़्यादातर फोकस है ट्रेनिंग के दौरान भी और बाद में भी, वो एजुकेशन के ऊपर है, प्रोफेशनलिज्म के ऊपर है, क्योंकि नेवी जो है वो एक टेक्निकल फोर्स है। तो इसलिए वहाँ पे एजुकेशन और मेरिट भी जब बनता है तो आपके एजुकेशन का जो जितने ज़्यादा परसेंटेज होगी आपकी डिग्रीज़ वगैरह की, तो वो ज़्यादा मैटर करती है एज़ कम्पेयर टू फ़िज़िकल, जो कि पीएमए में ज़्यादातर फ़िज़िकल चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। इसी तरह नेवी के तकरीबन हर अफसर जो कि परमानेंट कमीशन पीएनसीटी के थ्रू जाता है, वो अब्रॉड उनके लाजमन विज़िट होते हैं, ट्रेनिंग भी होती है, क्रूज़ेस भी होते हैं, विज़िट्स होते हैं, डिपुटेशन होते हैं। नेवी के जो जहाज़ जो होते हैं पूरी दुनिया में घूमते फिरते हैं। एक तो ट्रेनिंग पर्पस होता है, दूसरा इसका मकसद बतौर एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान भी जाते हैं। तो जिन कंट्रीज़ के साथ फ़ौजी तौर पर पाकिस्तान अच्छे ताल्लुकात उसवार करना चाहते हैं, तो अमूमन वहाँ पे नेवी सबसे पहला स्टेप जो होता है वो नेवी वहाँ पे जाती है, वहाँ पे एक्सरसाइजेस करती है उनके नेवीज़ के साथ। और वहाँ पे एक मतलब ये रेगुलर हिस्सा है। तो नेवी में जो हैं अफसर्स या जवान, तो आलमोस्ट उन्होंने आधी दुनिया देखी होती है। इसलिए नेवी का एक मोटो भी रहा है कि जॉइन द नेवी सी द वर्ल्ड, और ये हकीकत है। इसके अलावा आपके एप्टीट्यूड और एकेडमिक प्रोग्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अक्सर जो अफसर जो हैं, क्योंकि सबके पास टेक्निकल डिग्रीज़ हैं, तो अगर एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह आपका क्लियर है, एकेडमिक प्रोग्रेस आपकी अच्छी है, तो आपको एमएस और पीएचडी नेवी कराती है अब बाहर अब्रॉड। और नेवी इन तीनों सर्विसेज में प्रोबेबली वाहिद फोर्स है, डिस्पाइट के उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम है, इनके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पीएचडीज़ हैं। इससे पहले जिक्र किया कि नेवी जो है ना एकेडमिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है, और बजाय फ़िज़िकल ट्रेनिंग के। फ़िज़िकल ट्रेनिंग भी है, लेकिन ज़्यादा फोकस उनकी एजुकेशन के ऊपर होती है। ये स्मॉल फोर्स है, इसमें कंपटीशन कम होता है, इसलिए मोर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ होती है। तो इसमें अगर आप में थोड़ी बहुत भी जाने तो आप आगे जा सकते हैं एज़ कम्पेयर टू आर्मी या एयरफोर्स। एक एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है कि मेजॉरिटी ऑफ सर्विस जो है आपकी कराची में होगी। तो जो कराची के आसपास है तो उनके लिए तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। उसके रीज़न ये है कि आपके जो है ना फैमिली और किड जो हैं वो सेटल होंगे एक ही शहर में, डिस्टर्ब नहीं होंगे। स्कूलिंग वगैरह के हिसाब से फ्रिक्वेंट शिफ्टिंग नहीं होगी एक शहर से दूसरे शहर, जिस तरह आर्मी की होती है, फिर एयरफोर्स की होती है, उनकी मूवमेंट ज़्यादा होती है। तो प्लस पॉइंट भी है कि आपकी फैमिली एक ही जगह पे होगी मैक्सिमम टाइम एज़ कम्पेयर टू आर्मी और एयरफोर्स। और डिसएडवांटेज थोड़ा सा ये है कि जो दूर दराज के एरिया हैं, जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान हो गया, आज़ाद जम्मू कश्मीर हो गया, या बाकी के जो फर्दर एरियाज़ हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा वो दूर पड़ता है। लेकिन बहरहाल वो बाकी जो मिलिट्री अफसर हैं उनके लिए 50% कंसेशन और वोचर होता है। ड्यूटी पे जाते हैं तो फ्री मिलता है, छुट्टियों में जाते हैं तो आप एयर वोचर अवेल कर सकते हैं 50% डिस्काउंट के साथ। तो इन सारी ये जितने भी मालूमात मैंने आपको दी है, तो इसका बुनियादी मकसद ये था कि अमूमन लोग जो है, जो कैंडिडेट्स हैं, उनको नेवी का नहीं पता, उसके प्रस्पेक्ट्स का नहीं पता कि क्या फैसिलिटीज़ हैं। तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं ताकि आप लोगों को क्लैरिटी हो कि पाकिस्तान नेवी जो है उसके क्या फ़ायदे हैं। एडवांटेज भी बता दिया कि वो दूर है, कराची में ज़्यादातर रहते हैं। और अगर किसी ने पढ़ाई करनी है, उसका माइंड टेक्निकल है और वो इंजीनियरिंग को परसू करना चाहता है,
तो पाकिस्तान नेवी इज़ द बेस्ट ऑप्शन कि आपकी इंजीनियरिंग भी कंप्लीट हो जाएगी, इवन बीए सप्लाई चेन भी एक अच्छी डिग्री है, वो भी कंप्लीट हो जाएगी और आप आर्म फोर्सेस में एज ए ऑफिसर भी इंडक्ट हो जाएंगे। तो नेवी के पास, बाकी आर्मी या एयरफोर्स के पास जो जनरल डिग्रीज़ होती हैं वो इतना नहीं होती। जो टीसीसी वगैरह हैं उनके पास टेक्निकल डिग्रीज़ होती हैं, लेकिन नेवी के तकरीबन हर अफसर के पास टेक्निकल डिग्री होती है और अच्छी डिग्री होती है बैचलर की, और आगे उसको नेवी फैसिलिटेट भी करते हैं मास्टर के लिए और पीएचडी के लिए। तो ये उसके बेनिफिट्स हैं। और मेरी रिकमेंडेशन तो ये है कि अगर किसी कोई पढ़ाई में अच्छा है, पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए नेवी सबसे बेहतरीन है, सबसे बेस्ट है। बाकी हर इंडिविजुअल कैंडिडेट का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, एक आपका रुझान भी होता है। कुछ लोग आर्मी की तरफ ज़्यादा उनका रुझान होता है और किसी का नहीं होता। तो एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरनेशनल एक्सपोजर के पॉइंट ऑफ व्यू से नेवी बेहतर है एज़ कम्पेयर टू आर्मी। तो आपका जो भी अपना ओपिनियन है या आपकी जो तबीयत का जो मिलान है, वो अगर नेवी की तरफ ज़्यादा है तो आप लाजमन इसमें अप्लाई करें। इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आर्मी। आर्मी में बहुत सख्त कंपटीशन होता है, नेवी में इतनी ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। तो अगर किसी को मज़ीद इस टॉपिक के ऊपर कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो तब तक अगले वीडियो तक इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। अगर किसी ने नेवी के लिए अप्लाई करना है तो उसको पूरा प्रोसेस का पता हो कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है और रिक्वायरमेंट क्या क्या है, ताकि उनको ये मालूमात आसानी के साथ पहुंच सके। इसके साथ ही और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आईसीएसबी से रिलेटेड या पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की जो इंडक्शन है अफसर के लिए, उनकी उससे रिलेटेड जो आपको ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त पहुँच सके और आप अपने एसएसबी की तैयारी मुफ्त और दुरुस्त तरीके से कर सकें। तो अगले वीडियो तक इजाज़त दीजिए। बेस्ट ऑफ लक एंड हैप्पी लर्निंग।